तो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका फंक्शन है गैसों का आदान प्रदान करना। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व्स इन इनटेक एंड एक्शन, मतलब ये क्या करता है, किस किस अपने नेजल पैसेज, लैरिंग्स, ट्रेकिया, जो अभी हमने सारे ऑर्गन्स देखे, उनको उनके माध्यम से टिल लंग्स, ये सारे ही हमारे रेस्पिरेटरी के पार्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नोज, नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के तीनों पोर्शन, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और फिर लैरिंग्स। उसके बाद में आपका आ जाता है ट्रेकिया, आपके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई और लंग्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल कोस्टल मसल्स और साथ में डायफ्राम, ये सारे मिलके आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें जो दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो एनवायरमेंट और कैपिलरीज के बीच में होता है, जो लंग्स में ब्लड जाता है हार्ट से प्योर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो जो वहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल, क्योंकि वो एनवायरमेंट से एक्सचेंज हो रहा है। जबकि एक टिश्यू से कैपिलरी के बीच में जो उसको गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ये हमारा नोज, देन इसके तीन पोर्शन, और जब जैसा कि बताया कि माउथ से भी जब हम तकलीफ होती है तो हम माउथ से भी सांस लेने लग जाते हैं। जब कोई नेजल पैसेज में आपका एलर्जीज की वजह से वो फूल गया है या कंस्ट्रक्ट हो गया है, उसमें बलगम जमा हो गया है, या कोई भी अन्य परेशानी होती है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री ऑर्गन है जिससे हम इनहेल करते हैं। जैसे कि हम शीतली शीतकारी में टीथ के थ्रू होते हुए माउथ से लेते हैं, या टंग रोल करते हुए माउथ से लेते हैं। तो ये इस तरह से सप्लीमेंट्री ऑर्गन है, बट मेन हम मोस्टली नोज से ही इनहेल करते हैं। फिर उसके बाद इसका तीन पोर्शन हो जाता है, फेरिंग्स का, फिर ट्रेकिया, ये आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स, ब्रोंकाइज, और स्मॉलेस्ट पोर्शन हो गया एल्वेलाई, जो नीचे का ये एक मसल है जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, दैट इज डायफ्राम। इसके क्या क्या काम हो गए, सप्लाई ऑक्सीजन को बॉडी को भिजाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अपने जो भी इनहेल कर रहे हैं उसमें कुछ माइक्रोब्स या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स नहीं आ जाएं, तो इसका जो एपिथेलियल लेयर होती है वो सीलिया की बनी होती है, और जो सीलिया होती है वो उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को अंदर जाने से रोकता है। स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, नोज से हो जाती है। नोज से ही आपका कुछ भी कीड़ा है, डस्ट पार्टिकल है, इंसेक्ट है, उनको रोकने में सीलिया और म्यूकस दोनों मदद करते हैं। मान लो सीलिया से क्रॉस हो गया तो फिर म्यूकस लेयर होती है जो उसको रोक देती है। साथ ही जो एयर है जब वो लैरिंग्स में पहुंचती है तो वो उसी जो रेजोनेंस हो रहा है, जो वाइब्रेट हो रहा है, जो उसी साउंड की वजह से ही हम बात भी कर पाते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो वही एयर वहां पे जो रेजोनेट होती है उसी से हमारी आवाज की क्वालिटी भी डिसाइड होती है। इनफैक्ट एक तो मुझे जैसे टंग रोल कर रही है माउथ में, तो वैसे ही वो जो अंदर से आपकी आवाज है उसको जिस तरह से आपका टंग टच कर रहा है वो उस तरीके से आपकी आवाज निकल रही है। और नेजल कैविटी क्या होता है, रेजोनेट करता है, मतलब कि गूंजता है। तो आपकी आवाज जब आपको कोल्ड कफ हो जाता है तो एकदम मोटी मोटी अजीब हो जाती है, उसे डी नेजल वॉइस कहा जाएगा, है ना। तो आपकी आवाज की क्वालिटी चेंज हो जाती है किस तरह से एयर आप अंदर में पहुंचा पाते हैं। आपके नेजल जो साइनस हैं, जितने भी कैविटीज हैं, वो खाली जगह है, जहां भी खाली जगह है वहां पे जो एयर होगी वो आपके क्वालिटी ऑफ वॉइस को चेंज कर देती है। तो साउंड एयर जो है वही वाइब्रेट होती है, और टंग जो है उसे आर्टिकुलेट करने का काम करता है। टंग की जो प्लेसमेंट है, आगे टच होगा तो अ निकलेगा, फिर क निकलेगा, अगर ऊपर में निकल रहा है तो इस तरह से सब हर एक शब्द की एक जगह है जहाँ पे वो टंग टकराती है, और उस टकराने की वजह से वो आवाज उस तरीके से सुनाई देती है। तो जो टंग है वो आर्टिकुलेट करने का काम करता है, और लैरिंग्स उस आवाज को रेजोनेट करने करके बड़ा करने का काम करता है, और वो हमें वॉइस बॉक्स इसीलिए उसको कहा भी जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। हम स्मेल कर पा
सकते हैं थ्रू नोज। जो उसके रिसेप्टर है वो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। अलग अलग प्रकार की गंध कुछ हमें अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही ये एक्सेस वाटर और हीट कैसे होगा, उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। और साथ ही पीएच के लिए भी, ब्लड पीएच के लिए भी ये करता है। और हमने देखा था किडनी में भी ब्लड पीएच को रेगुलेट करने का काम होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पर ब्लड पीएच को रेगुलेट करने का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें से जितने टॉक्सिन्स वगैरह जो निकालना है उसको उस तरीके से यहाँ ये बैलेंस करने का काम कर रहा है। अभी इनहेलेशन जो हम इनहेल कर रहे हैं, दैट इज इनहेलेशन, पूरक और रेचक जिस हम समझ सकते हैं। एक्सहेलेशन, फोर्सिंग आउट द गैसेस। अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो जब हम एनवायरनमेंट से जो नोज के थ्रू हमने एयर लिया, दैट इज इंस्पिरेशन। ठीक है, फिर वो नोज में गया, फिर नेजल कैविटी में गया, फिर साइनसेस में गया, फिर फेरिंग्स जो तीनों पोर्शन में होता हुआ, लैरिंग्स से होता हुआ, फिर आगे वो आपके ट्रैकिया में गया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, फिर ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट में एलेविलाई। तो इस तरीके से ये सारे आपके पोर्शंस इसमें कवर हो गए। ओके, तो अभी ये हमारी नोज है जो आप देख सकते हैं। इसको एक सेप्टम से ये डेविएट होती है। जब ये ज्यादा टेढ़ा हो जाता है तो उसको डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है। तो उन लोगों को कभी कभी स्नोरिंग का इशू होता है या ब्रीदिंग इशू होते हैं, तो उसके लिए कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। जब ज्यादा डेविएटेड नेजल सेप्टम रहता है तो उन्हें जल्दी कोल्ड कफ इनका समस्या हो सकती है। ये हमारे जितने भी साइनस हैं, जब इनमें ज्यादा म्यूकस भर जाता है तो फिर हमें स्टीम इनहेल करके उसको करने से उसको राहत मिलती है। जो ये साइनसेस जितने भी आप देख रहे हैं, फ्रंट, दिस इज जो ये फ्रंटल साइनस हो गया, ये मिडिल नेजल साइनस हो गया, इंफीरियर नेजल कॉन्का, एक्सटर्नल नेरेस, ये जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द नोज। फिर ऐसे ही स्फिनोइड बोन है तो उसके अंदर का जो खोखला एरिया हुआ वो स्फिनोइड साइनस, इंटरनल नेरेस ये वाला एरिया। और ये है नेजोफेरिंग्स, जो कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ द आपका फेरिंग्स में आ जाता है। तो ये जो सारे एरिया हैं ये नोज के ही पार्ट हैं, और इनमें सीलिया होते हैं, और साथ में म्यूकस भी होता है जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जो ओपनिंग है बाहर की तरफ उसे इंटरनल नेरेस बोलते हैं, और जो ओपनिंग है फेरिंग्स की तरफ उसे एक्सटर्नल नेरेस बोलते हैं। जो नेजल कॉन्का है, ये वाला जो, ये नेजल कॉन्का आप देख सकते हैं, उसके तीन पोर्शन है, मिडिल, इंफीरियर, इस तरीके से। तो ये जो बीच में जो खोखली संरचना है उसे कॉन्का के नाम से आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये फोल्ड्स इन म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि उसके एयर के टर्बुलेंस को इंक्रीज करता है। जितना टर्बुलेंट होगा उतना, टर्बुलेंट मतलब घुमाना, वो जितना उसको घुमावदार रास्ता है ना, हम जब अपना सूत्र नीति करते हैं तो बहुत सारे पैसेज होते हैं, वो एक ही बार में नीचे नहीं जाता। कई कई बार हमारे दीवार में ऐसा लगता है कि आगे अभी ओपनिंग ही नहीं है, तो फिर हम उसे फिर से डालेंगे तो फिर हमें करेक्ट, तो ऐसे टनल बहुत सारे संरचनाएं इसमें होती हैं। तो वही ये बताना चाह रहा है, दैट इंक्रीजेस द, वो इसलिए इतनी सारी हैं कि वो आपका जो भी फॉरेन चीज जो कि नहीं जानी चाहिए, उन चीजों को इंश्योर करने के लिए कि वो वहां रुक जाए। और उसके साथ भी कोई डस्ट पार्टिकल या एनीथिंग विच शुड नॉट गो इन, वो उसको रोक दिया जाता है। अभी इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एयरवे फॉर रेस्पिरेशन। और क्या करता है, ये जो भी हवा आ रही है उसको एक टेम्परेचर, हमें जो अपना बॉडी के लिए जितना सही है उसको, वो एक तो ज्यादा हीट आ रही है तो उसको मॉइस्ट कर देगा, जितना चाहिए बॉडी टेम्परेचर उतना उस पर लेके आ जाएगा। इसीलिए जब आप सर्दी में सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपको धुआं धुआं दिखाई देता है ना, तो क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है हम उतना उतने में ही अपनी सांस को मेंटेन करते हैं। तो जो बाहर निकल रही है वो बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा है, अंदर से जो सांस आ रही है वो गर्म है, इसलिए वो धुआं धुआं आपको दिखाई देता है। और ये फिल्टर करती है, क्लीन करती है। और ये जो मैंने समझाया था, जो कि स्पीच के लिए जैसे जो चैम्बर होते हैं वहां रेजोनेटिंग, उसको एक वॉइस क्वालिटी प्रदान करने के ये चैम्बर्स काम करते हैं।
इसीलिए आपकी जब कोई भी आपको बीमारी होती है या नेजल स्पेशली कोल्ड कफ की बात हो रही है ना, तो आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, तो दूसरे वाले को ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि नेजल कैविटी में क्योंकि म्यूकस या वाटरिश फ्लूइड भरे हैं, तो वो जो रेजोनेंस होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसकी फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाते हैं और हमें वो वॉइस अलग सुनाई देती है। हर एक बंदे का वॉइस अलग होता है और उस वॉइस के सैंपल से भी आप बंदे को आप हम बिना देखे हम कान से भी सुन के पहचान सकते हैं कि वो कौन है। तो ये जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे यही हमारी वॉइस भी क्वालिटी भी सबकी अलग अलग होती है, जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी से मैच करती है। फेरिंग्स हमने डाइजेस्टिव में भी पढ़ लिया था, किस तरह से उसके 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें एपिग्लोटिस होता है जो कि बिल्कुल बैलेंस फाइन बैलेंस करता है ट्रैकिया ट्रैकिया को और इसोफेगस को, विंड पाइप को जिसका दूसरा नाम है विंड पाइप, और इधर फूड पाइप, उसको इक्वली बैलेंस करता है। और जब भी नहीं होगा बैलेंस तो आपको कफ रिफ्लेक्स होगा, उस टाइम पे आपको खाना जैसे ही फंसेगा तो वो चोकिंग वाला रिफ्लेक्स आपको आ जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और तीसरा क्वेश्चन था लेरिंगोफैरिंग्स। तो ये हम पहले ऑलरेडी तीनों चीजें कवर कर चुके हैं। और जो ये सिर्फ हम जान लेते हैं कि जो ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये टॉन्सिल्स जो होते हैं ये आपको बचाते हैं बाहरी इन्फेक्शन से, लड़ते हैं। तो तुरंत ही अगर कोई इन्फेक्शन पहले बॉडी में जाने वाला है, तो जैसे कि कोल्ड हो गया या कुछ वायरस है, तो पहले ये फूल के वहीं से डिफेंस सिस्टम आपका एक्टिव कर देते हैं और उन फॉरेन जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करने के लिए वहीं पे आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है, डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं। तो वो जो उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होता है, इसकी वजह से ये फूल जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जो आपका ये है वो ये सारी चीजें स्पीच प्रोटेक्शन, हियरिंग, टेस्ट, ह्यूमिडिफाइंग, ये सब प्रदान करता है। जो लैरिंग्स है ये इस तरह की संरचना है जो कि हायोइड के यहाँ से ना, आप ये देख देख सकते हैं, एपिग्लोटिस, फिर हायोइड बोन, फिर ये थायराइड कार्टिलेज, ये ट्राकिया। तो इस तरीके से ये जो है आपका लैरिंग्स होता है। इट्स अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड्स इन द ट्राकिया। ये क्या करता है? अब बेसिकली इसका काम लैरिंग्स का कुछ ज्यादा रेस्पिरेशन से लेना देना नहीं है, बट हम इसलिए समझे हैं क्योंकि ये इसका स्पीच से लेना देना है। तो इसका मेन काम है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपने जब देखा होगा कि कोल्ड कफ होता है बच्चे को, तो दिखाने जाते हैं तो लिखते हैं URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि वो ज्यादा कॉमन होते हैं। कुछ भी पहले आपके नेजल पैसेज में या ट्रैक मतलब टॉन्सिल्स में, ये जो यहाँ तक का जितना भी है ये अक्यूट उसमें आ जाता है, अक्यूट फेजेस में होता है और ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। पर अगर जैसे कोविड में सबके जो था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट हो रहा था और आपके जो नीचे के पोर्शन है वो डैमेज हो जा रहे थे, किसी के एल्विलाई तक में डैमेज हो रहा था। तो ये हमारी ट्रैकिया है, फिर उसमें ये ब्रांचेस हो जाते हैं ब्रोंकाई, फिर और छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स, लास्ट में आपके एल्वेलाइज। इनका काम क्या है? सपोर्ट करना, म्यूकस का प्रोडक्शन करना, कफ रिफ्लेक्स देना, वार्म करना एयर को, और ह्यूमिडिफाइंग देना, जो एक मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तभी वो ह्यूमिड अंदर रहेगा, और फिल्टर करना जो अंदर एयर जा रही है उसको। अभी हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। जो 2 लंग्स होते हैं आपके वो कॉनिकल शेप के होते हैं, और ये मस्कुलर नीचे में डायफ्राम होता है। आपके 2 लंग्स होते हैं बेसिकली, एक तरफ 2 लोब होते हैं और दूसरी तरफ 3 लोब होते हैं। तो हम उसे पिक्चर से देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये आपका राइट लंग, ये आपका लेफ्ट लंग। इस तरीके से देखिए, जो आपका लेफ्ट है वो दो में डिवाइड होता है, और जो राइट लंग है वो 3 लोब में होता है। तो अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से डायग्राम देख के आप याद रखिए कि राइट में विच लोब हैज 3 सॉरी विच लंग हैज 3 lobes।
तो उसका आंसर राइट लोब हो जाएगा। बाकी हमें मोटा मोटा सब इसके बारे में पता होता ही है। लोब, नंबर ऑफ लोब्स याद रख लीजिए और उनका वेट भी देख लेते हैं अभी। जो राइट ब्रोंकस है दैट इज वाइडर एंड शॉर्टर, मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। ये ब्रोंकस की बात हो रही है अभी। इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग, ये इसके 3 और ब्रांचेस हो जाते हैं जो कि हर एक लोब में जा रहा होता है। लेफ्ट में इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है जो कि राइट वाले से थोड़ा छोटा होता है, और इसमें सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। ये इस तरीके से, इसका 3 और इधर 2। तो जो इसकी ऊपर की लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड होती है यहाँ पर भी, है ना। तो जो कि जो भी जाएगा वो पूरा छन के जाएगा। डिवीजन, ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई डक्ट, और लास्ट जाके आपकी लास्ट सबसे छोटी यूनिट है रेस्पिरेशन की, एल्वियोलाई है। एयर सेक भी जिसे कहा जाता है। ये सब इलास्टिक टिश्यूज के बने होते हैं और पूरा फैल के आपको बड़ा होने, ज्यादा ऑक्सीजन होल्ड करने में मदद करते हैं। ये एक नॉर्मल इंसान का एल्विलाई और ब्रोंकियल है, और ये जिसको निमोनिया हो गया है उनके बीच में पस भर गया है या कोई अंदर में ये इस तरीके से एक्यूमुलेशन हो गया है, तो जगह कम हो गई है ऑक्सीजन के लिए। तो वो जितना कम ऑक्सीजन रहेगा उतना ही आपके शरीर को कम ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही कम आप पूरे बॉडी में मिलेगा, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। फंक्शन इसके सारे वही सेम ही हैं। अबाउट 150 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, ये एक नंबर आप याद रख लीजिए। 150 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, और यही जो लास्ट यूनिट है जिसमें सिर्फ एक सेल जितनी पतली ये संरचना होती है, जिसको कैपिलरीज कहा जाता है, वहीं पे थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से जो एक्सटर्नल आपका होता है एक्सचेंज होता है, बाहर से अंदर सीओ ऑक्सीजन आ जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। और यही चीज अगर आपका कैपिलरी और अंदर टिश्यूज या सेल्स के साथ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, राइट लोब में राइट लंग में 3 लोब हैं और इधर में 2 हैं लेफ्ट में, इस तरीके से। ये कैपिलरीज इसके चारों तरफ होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये जो आर्टरी है इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वीन कैरी कर रहा है, और जो आपका आर्टरीज हैं दोज आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके काम क्या हो गए? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करना, डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स यानी कि जितने भी आपके फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। प्रोटेक्टिव सेल प्रेजेंट विद इन द लंग टिश्यू इंक्लूड लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, जो भी एंटीबॉडीज बनाते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास 2 लंग, जैसे हमने उसमें देख ही लिया, इसका वजन जो है 600 से 700 ग्राम, कलर पिंकिश, लेंथ 24। तो इसका आपका वजन मोटा मोटा याद रखना है 600 से 700, और करीब 150 मिलियन आपके पास एल्वियोलाइज होते हैं। ये 2 नंबर याद रख सकते हैं। लोब्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको ये जिसे डिविएट करता है, उसको सेपरेट करता है, उसे मीडिया स्टीनम बोलते हैं। इसका जो एपेक्स है, फिर बेस है, फिर कोस्टल सरफेस है और मीडियल सरफेस है ना। कोस्टल और मीडियल, जो बीच की तरफ है वो मीडियल है। तो एपेक्स जो है वो राउंडेड है एंड रूट की तरफ है। जो बेस है वो कॉनकेव है, सेमिलुनार इन शेप है। देख के ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें इस तरीके से इसको 4 में आप तोड़ सकते हैं, एपेक्स, बेस, कोस्टल और मीडियल, इस तरीके से। ये आपका सुपीरियर लोब हो गया, ये इंफीरियर लोब हो गया, ठीक। फिर ये मीडियल आपका मीडियल स्टेनम हो गया, जो इसको बीच में से सेपरेट करेगा, आप ऐसे सोचिए। फिर ये सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब, 3 लोब इस तरफ हो गए।
ये एक नॉन स्मोकर का लंग्स है, और देखिए एक जो रेगुलर जो चेन स्मोकर है उसका लंग्स किस तरीके से डैमेज हो चुका है। एक हेल्दी लंग्स होना कितना इम्पोर्टेंट है। जो प्लूरा है वो एक क्लोज सैक है, क्लोज बाहर में एक थैले जैसा संरचना है जिसकी सीरस मेम्ब्रेन है। सीरस मतलब कि मतलब म्यूकस टाइप। वन ऑफ इसमें से एक में इसकी मात्रा कम होती है। इसमें दो लेयर होती है, पहला विसरल लेयर, दूसरा पेराइटल प्लूरा। ठीक है, इस तरह से विसरल और पेरिटल, विसरल एंड पेरिटल, ये दो आप याद रख सकते हैं। जो कैविटी होती है वो आपको फ्रिक्शन से बचाती है बिटवीन, मतलब ब्रीदिंग में जो ये म्यूकस है वो हेल्प करता है। और जो सीरस फ्लूइड है वो एपिथेलियल सेल से सीक्रेट होता है, और ये हर जगह ही होता है, इसमें ही नहीं। जो ये होता है, इसका नाम यहाँ पर प्लूरा दे दिया गया है। ये आपका विसरल प्लूरा और ये है पेराइटल प्लूरा। दो लेयर आप इसकी देख सकते हैं। लेफ्ट लंग में दिख रहा है, वैसे ही सेम इसमें राइट लंग में भी होगा। राइट प्लूरल कैविटी बीच में, और दो लेयर जो कि उसको लिसलिसा बनाए रखती है, मोइस्ट बनाई रखती है, और कुशनिंग भी प्रदान करती है, बचाती भी है। ये बीच का हिस्सा जो कि मीडियास्टिनम है, इसका काम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लंग्स कैसे काम करता है वो भी हम देख चुके हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप यू कैन आस्क। अभी हमने देखा था कि कैसे नोज से ब्रीथ अंदर गया, ट्रैवल किया अंदर में, और उसके बाद में जो मसल मूवमेंट है वो ज्यादा जानना आपका जरूरी है। डायफ्राम आपका जैसे ही नीचे जाता है, इंटरकोस्टल मसल साइड वाइज जाती हैं, बड़े होते हैं, जिससे कि आपका जो चेस्ट में है एक्सपेंशन होता है। यू कैन होल्ड मोर एयर इनसाइड, है ना, आप ज्यादा एयर को होल्ड कर पाते हैं। और जैसे ही फिर ऊपर जाता है, आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और एयर बाहर निकल जाती है ना। ये प्रेशर चेंजेस के थ्रू होता है। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ज्यादा जगह हो, जब आपका डायफ्राम इज पुश्ड डाउन तो ज्यादा स्पेस बन जाता है। जब वापस ऊपर आ जाता है तो आपका चेस्ट में कम हिस्सा होता है, और जो एयर है वो बाहर पुश होके बाहर निकल जाती है। ये जो आपने मोमेंट देखा वही उसी तरीके से ब्रीदिंग का होता है। तो इसमें इंटरकोस्टल मसल्स, एक डायफ्राम, आपके रिब्स, इन सब का सहायक, ये सहायक अंग है जो कि आपके चेस्ट कैविटी में ऑक्सीजन को होल्ड करने के लिए मदद करते हैं, और मतलब एयर को पुश आउट करने में ये तीनों का काम होता है। इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, और साथ में रिब्स मूवमेंट्स भी होता है। और जैसे हमने योगा में भी पढ़ा है, तीन टाइप के ब्रीदिंग होते हैं, और योगिक ब्रीदिंग में एब्डोमिनल ब्रीदिंग को मतलब माना गया है कि इस तरीके से यूज करना चाहिए। और जब हम तीनों को मिक्स करके करते हैं तो जो आपका ऊपर का पोर्शन है दैट इज क्लेविकुलर ब्रीदिंग, और फिर थोरेसिक ब्रीदिंग, और नीचे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब हम इनहेल करते हैं तो आपका स्टमक शुड कम आउट, एंड जब एक्सेल कर रहे हैं तो स्टमक शुड गो इन, है ना। ताकि आप मैक्सिमम, जब हम तीनों एक साथ करते हैं तो आप मैक्सिमम आप ट्राई कर रहे हैं अपने लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास ये 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, और 12 12 पेयर आपकी रिब्स होती हैं। दे आर अरेंज इन टू लेयर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब फर्स्ट रिब्स होती हैं वो फर्स्ट 10 तक जो होती हैं वो टू टू पेयर में होती हैं, और लास्ट वाली जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं। जो आप हम सभी ने जब वीडियो देखा था तो रिब्स के मूवमेंट्स हमने देखे थे कि किस तरीके से वो साइड में जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरकोस्टल मसल चौड़ा होकर जगह बनाता है। ठीक है, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये सारी ही सहायक मसल्स हैं जो कि आपको पुल करके चेस्ट को एनहांस करते हैं, और ज्यादा एरिया, आपका ज्यादा ऑक्सीजन आप होल्ड कर पाते हैं इस माध्यम से। डायफ्राम जो नीचे डोम टाइप संरचना है वही है, जब ये नीचे जाती है तो आपका एरिया बढ़ जाता है, और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, सॉरी पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और जब ऊपर जाता है तो वो पुश होके नेगेटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है।
इस तरीके से। तो हम एवरेज रेस्पिरेशन रेट हमारा 12 से 15 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। इसके 3 फेज होते हैं, इंस्पिरेशन पूरक, एक्सपिरेशन रेचक, और जो हम पॉज जिसको हम कुंभक बोल सकते हैं, है ना, पूरक रेचक कुंभक। रेस्पिरेटरी जो साइकिल है वो 15 पर मिनट यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है। जो आपका टाइडल, ये इसके लिए एक स्लाइड है मेरे पास, हम वही देख लेते हैं। ये आपका टाइडल वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद इन और आउट पर ब्रेथ। मतलब आप नॉर्मली बिना किसी फोर्स के एक नॉर्मल ब्रेथ में आप कितना एयर इन ले रहे हो या बाहर निकाल रहे हो, वो है 500 ml। आपको ये याद रखना है कि किन किन से मिलके क्या बन जाता है, वो हम देख लेंगे एक डिफरेंट चार्ट में, और किसको क्या बोलते हैं और उसका वॉल्यूम कितना है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है और पहले भी पूछा जा चुका है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है, बिना अपनी तरफ से एफर्ट देके जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद इन है और ब्रीद आउट है पर ब्रेथ, वो आपका 500 ml होता है। IRV इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम एयर जो आप फोर्सिबली आप कर सकते हैं अंदर इनहेल। ठीक है, इंस्पिरेटरी मतलब कि आप फोर्सिबली आप कितना अंदर एक बार में कितना एयर अंदर होल्ड कर सकते हैं, ले होल्ड नहीं कर सकते, कितना इनहेल कर सकते हैं, वो अराउंड 3000 ml होगा, कहीं पर 3100 भी हो सकता है, तो आसपास 3000 आप याद रखिए ml। और ERV है कि आप फोर्सिबली कितना एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू टाइडल वॉल्यूम, उसके अलावा। तो टाइडल वॉल्यूम तो जो है वो तो आपका रहेगा ही उतना जितना है, 500 तो रहेगा ही, ये नॉर्मल है। उसके ऊपर आपने जो इफर्ट किया और एक्सेल किया, दैट इज द ERV, तो वो है 1200। अब आपने देखा कि जब हम सांस ले रहे हैं तो कितना ज्यादा अमाउंट है, और उसका आधा भी एक्सपिरेशन में यहाँ पे कम होता है। ये हम जो फोर्सिबली निकालेंगे उसके बाद भी सिर्फ हम इतना ही निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एक अमाउंट होता है जो कि अंदर एल्विलाइज में स्टोर रहता है, हम उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा एयर बाहर निकल जाएगा तो एल्विलाइज चिपक जाएंगे, क्योंकि ये तो एक गुब्बारे के जैसे संरचना है, तो पूरा ना चिपके अंदर में कुछ रह जाता है। तो इसलिए ये डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। अब जो VC है, हमेशा इसको याद रखिए, वाइटल कैपेसिटी, ये टीवी और IRV और ERV को मिला देंगे, तो ये तीनों को मिला देंगे तो वो वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है कि VC क्या है, तो उसमें नीचे दे देगा IRV प्लस ERV, या और कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना देगा। तो आप ये चार्ट याद रखिएगा, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा ये चार्ट। ठीक है, IRV, ERV और टीवी, इन तीनों को मिला दिया तो VC बन गया, और इस सब में रिजर्व वॉल्यूम मिला दिया तो टोटल लंग कैपेसिटी बन गया। ओके, मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और ERV, इन तीनों को मिला दिया तो वाइटल कैपेसिटी बन जाता है, और इन VC में RV मिला दिया तो TLC बन जाता है। RV क्या है, रिजर्व वॉल्यूम, इतना तो बॉडी में रहेगा ही, कितना भी कोशिश करें ये नहीं निकलेगा। तो इंस्पिरेटरी हमने फोर्स करके कितना अंदर लिया, अदर देन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल मतलब नॉर्मल एक बार में आप कितना ले पाते हैं, जो कि 500 था। ERV कितना आप बाहर निकाल पाते हैं, वो 1200 था, और ये 3000 के आसपास होता है। तो जब ये तीनों को मिला देंगे तो वो वाइटल कैपेसिटी बन जाती है, और इसमें जब हम रिजर्व वॉल्यूम जो कि बचा रहता है एल्विलाई में, कभी भी नहीं खाली होता है इतना, तो वो हमेशा रहता है, उसको जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाता है ना। अभी कोई भी एक जन माइक खोल के बताइए कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है और कितना होता है। आई वाइटल कैपेसिटी, हाँ, इनको जोड़ देंगे तो सब आ जाएगा ना वाइटल आपका, या कैपेसिटी होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि IRV और ERV, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है वाइटल कैपेसिटी। और जब हम्म इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ देते हैं जो कि ऑलरेडी एल्वुलाई में कंटेन रहता है, तो हमारा हम्म टोटल लंग कैपेसिटी बन जाता है। और हाँ, वाइटल कैपेसिटी जो होती है 4800 के अप्रोक्सीमेट, बल्कि कहीं कहीं पे और फर्क भी होता है किसी किसी जगह पे।
हाँ 45 भी और होता है, ऐसे करके चेंज होता है। और जो टीएलसी होता है वो 6000 ml नॉर्मल इंसान में देखा गया है। पर जैसे आप देखेंगे कि बहुत दिन से आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो एकदम पूरा साधक हो चुके हैं, तो उनका हम्म। जो उनके ये पैरामीटर्स सेम नहीं होंगे। उनके वो अपनी क्षमता को इस नॉर्मल इंसान के जो ये है इससे बढ़ा चुके हैं, उनका लंग कैपेसिटी बढ़ चुका है। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये हम इन पे काम कर रहे होते हैं, है ना। क्योंकि ये पैरामीटर्स जो निकाले हैं ये एक जो बिना ट्रेन किया हुआ जो नॉर्मल आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, पर अब जब आप अपनी सांसों को रोक लेंगे, जैसे हमने पढ़ा है ना इतना माप होता है, हमने वैश्य संहिता में भी घेरन संहिता में भी है कि नॉर्मल में 12 माप है, फिर 16 माप है, चलने फिरने में, वैसे खाने में संहिता में भी 20। 12 अंगुल बाहर, हाँ। तो इस तरीके से जो ये माप दिए गए हैं वो यही है कि आप कितना एक तो अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर ले पा रहे हैं और कितना प्रेशर से, जब ये सब इनहेल एक्सेलेशन का प्रोसेस आपके लिए एकदम बिना एफर्ट वाला हो जाएगा, जिसमें बिना एनर्जी लगेगी, तो आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर पाते हैं, लंबा समय तक होल्ड कर पाते हैं। तो आप इन सब चीजों को जो सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं आप उसकी तरफ बढ़ पाते हैं। अगर आप जैसे हमारी जितनी भी हमने योगिक प्रैक्टिसेस देखी है प्राणायाम से रिलेटेड ना, कि होल्ड करना या उसको बढ़ाना, जो केवली कुंभक हो गया, स्तंभ व्रति हो गया, तो ये आपके इस तरीके से आपको आपका एज भी बढ़ाता है इसी तरीके से, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ ब्रेथ हैं वो गिन के मिले हैं। जैसे बहुत ही बार अपने योगा में एग्जाम्पल मिलता है कि जो कुत्ता है वो बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करता है तो उसका एज कम है ना। वैसे जो कछुआ है वो बहुत स्लो, उसके नंबर ऑफ ब्रेथ्स कम है, तो वो उसका एज कितना स्पैन बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से ये चीजें अफेक्ट करती है, और एक नॉर्मल ब्रीदिंग होना, और यही हम इसी को साइंटिफिक तरीके से अपने प्रैक्टिशनर्स को समझाएंगे तो एक्सप्लेन करने में इजी होता है कि हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प थ्रू प्राणायाम, उनको क्या मदद मिलने वाली है, हम क्या उनके फिगर्स को इंक्रीज करने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी हम थोड़े एक दो डिसऑर्डर्स के बारे में जान लेते हैं। अस्थमा जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है एयरवे का, जिसमें ये म्यूकस बहुत जमा हो जाता है और वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, स्वेलिंग के कारण उसके जो पैसेज है वो कम हो जाता है। ये नॉर्मल का देखिए, और अस्थमा जिसका हो रखा है इतना ज्यादा स्वेलिंग हो रखी है, आप देख पा रहे हैं जो ब्रेथ जो मेन पैसेज है जिसमें से ऑक्सीजन अंदर जानी है वो है ही कहाँ। तो इसीलिए फिर आपको जो इतने सारे एंटीहिस्टामिन वगैरह इनहेल करके इसको वेपोराइज के देके जो नेबुलाइजेशन प्रोसेस होता है वो इस ब्रेथ वे को खोलने के लिए वो इसको वापस से खोलता है, वापस से इसकी स्वेलिंग कम होती है, जो हिस्टामिन है उसको कम करते हैं और ये खुल जाता है फिर प्रोसेस, और नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कर पाने में मदद करते हैं। एफाइजमा जो है ये हेल्दी का आप एलेवलाई देखिए, और यहाँ पे किस तरीके से इनकी संरचना में मतलब मेल फंक्शन हो गया है। इसकी वजह से अगर इतने एलेवलाई जो हैं जो कि आपकी नॉर्मल ऑक्सीजन होल्ड करते हैं, उतना इनका सरफेस एरिया कम हो गया है। निमोनिया, इसमें ना फ्लूइड बढ़ जाता है, जैसे कि कोविड में बहुत लोगों को हुआ था, लंग पोस्ट कोविड। तो जो ये निमोनिया होता है ये नॉर्मल का देखिए, और फिर यहाँ पे इतना सारा पस एक्यूमुलेटेड हो गया है। तो ये जो है इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, इसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। लंग कोलैप्स, अब इसका तो ये जो नॉर्मल लंग्स है ये पूरी तरह से चिपक गया है, इसका एक नॉर्मल जो संरचना है, इलास्टिसिटी है, वो खत्म होके एकदम पूरा कोलैप्स हो गया है। तो ये ऑब्वियसली इसका लंग फेलियर ही हो गया है एक तरफ, तो एक ही लंग काम कर रहा है इस वाले फिगर में। ये नॉर्मल लंग है और ये दूसरा लंग पूरी तरफ से सिकुड़ गया है, जो इसकी इलास्टिसिटी है वो अब इसमें नहीं रही है, उसका जो टोनिसिटी है वो यहाँ पे नहीं है। स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग एपनिया, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मसल। मतलब क्या होता है, आपके जो मसल मूवमेंट्स हैं वो जो इनवॉलंटरी मूवमेंट जो अपने आप होते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा से रेगुलेट होते हैं, वो यहाँ पर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्रीदिंग आप देख पा रहे हैं
और यहाँ पे ब्रेथ वे ब्लॉक्ड हो जाता है। स्लीप एपनिया मतलब आपको सोते सोते ही सांस नहीं आएगी, आप पूरा एपनिया में चले जाएंगे। हाइपर वेंटिलेशन मतलब सांस नहीं आ रही है, इसलिए एकदम से आपको डेथ भी हो सकती है स्लीप एपनिया की वजह से एक्चुअली। इन जो इनवॉलंटरी आपके मसल कंट्रोल होता है वो इसमें खत्म हो जाता है और सडनली इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये लंग का ट्यूमर दिखा रखा है किस तरीके से, एक मैलिग्नेंट यहाँ पे सेल आ गई है जो कि ओवर ग्रोथ हो गया है यहाँ पर, और इसको पूरा इन्फेक्ट कर चुकी है ये। तो ये यहाँ पे कुछ डिजीजेस जो हमने कवर की हैं, उनमें से अस्थमा हमारे फील्ड से ज्यादा रिलेटेड है, और उसको हम थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, और जो वो वीडियो था मैं वापस ग्रुप में डाल दूंगी, और एक बार देख लीजिएगा कहीं भी कोई डाउट है तो। प्लीज अब ये अस्थमा और इसके पहले जो एक और डिसीज का था ना, दो फर्स्ट डिसीजेस का 1 मिनट स्लाइड शो कर दीजिए। आई जस्ट वांट टू स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट वन। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, आपके जो है वो मेल फंक्शन हो जाते हैं एलेवेलाइज। हम्म। जिसको इतना प्रॉब्लम होगा तो वो योगा करने के लिए हालत में होगा नहीं, वो पहले उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। पर जबकि अस्थमा वाला है, अगर वो अक्यूट फेज में नहीं है, तो हम थ्रू थ्रू प्राणायाम प्रैक्टिस और स्लोली ना योगा ट्रेनिंग से हम इन पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे सकते हैं। ओके, अभी ना मैं एक चीज और रह गया था, वो हम देख लेते हैं। ये हमने सारा कवर कर लिया था। ये एक रह गया था कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, वो दोनों मिला के जो सिस्टोल डायस्टोल होते हैं, ये पूरा मिला के एक कार्डियक साइकिल बनता है। और एक सेकंड में 0.1 सेकंड, सॉरी 0.88 सेकंड्स, ये एक कार्डियक साइकिल का रेट है। तो अगर इसको मिनट के हिसाब से निकाले तो 72 के आसपास आता है। ठीक है, जो सिस्टोल है वो पंपिंग ब्लड फ्रॉम द कार्डियक चैम्बर है। जो डायस्टोल है वो एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द कार्डियक चैम्बर। ये इसका डिफरेंस है। सिस्टोल ब्लड जो है वो कार्डियक चैम्बर से जा रहा है, और जब उसमें एंटर होता है दैट इज डायस्टोल, और ये दोनों मिला के आपका एक हार्ट बीट बनता है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, तो हमें इतना डिटेल में नहीं देखना है। आपको ये जो था ये इम्पोर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। आपका जो साउंड है इन लोग डब होता है, इसका स्टार्टिंग ऐसे नोड में होता है जो हमने उस दिन पढ़े थे, पहले का लुप फिर उसके बाद डुब। और जो कार्डिया का आउटपुट होता है वो अराउंड 5 लीटर्स पर मिनट होता है। ये एक फिगर और आपको याद रखना है। कार्डिया का आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट। दैट इज अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आयोटा इज 1 बीट। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से आयोटा में जो ब्लड जाएगा दैट इज 1 बीट। पल्स जो होती है वो एक वेव ऑफ डिटेंशन फेल्ट इन द आर्टरीज, जो हम अपने नाड़ी देखने वाला जो बोलते हैं वही पल्स रेट की यहाँ बात हो रही है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली 120 mg, और जो डायस्टोल होता डायस्टोल और ये सिस्टोल जो होता है ये 80 mmHg होता है, ये नॉर्मल के लिए। और जो मशीन से इसको नापा जाता है उसे स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। ये एक याद रखिए कि ब्लड प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर। ये एक चीज रह गया था। और जो ये रेंज है ये एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मान लीजिए आपके 40+ हैं, तो ये अगर 130-90 है तो वो भी कंसिडर नॉर्मल में किया जाएगा, राइट। और एक चीज होता है कि कंटिन्यूअसली 7 डेज तक आपको चेक करना है ब्लड प्रेशर।
मॉनिटर करना है सेम टाइम पे। मॉर्निंग में आपका ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा आता है, उठने के 10 मिनट बाद यूजुअली एडवाइस किया जाता है कि ब्लड प्रेशर आप चेक करें, और कॉन्स्टेंटली रोज उसी टाइम पर आपको आपके चार्ट में लिखना है। और वो कितना डेविएट आ रहा है 120 से, मान लीजिए हर दिन 130 आ रहा है, तो वो नॉर्मल में कंसिडर होगा आपकी एज को देखते हुए, ठीक है। ऐसे ही 40 के लिए बताया मैंने, तो 50 के लिए इसमें थोड़ा और 5 यूनिट्स को ऐड कर दिया जाता है। तो और उनको लगता है कि मान लीजिए आपको 40 की एज में भी 140 आ रहा है, ठीक है, या 140 से भी ज्यादा आ रहा है और 7 डेज तक कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके सारे ऑर्गन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है, स्पेशली किडनी। तो लॉन्ग टर्म में आपको बिना पता चले आपके सारे ऑर्गन्स नष्ट हो जाएंगे ड्यू टू दिस ब्लड एक्सेस ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दवाई अवॉइड करते हैं। अगर हमने मेडिसिन शुरू किया तो हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहेगा और बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने से बच सकते हैं। तो ये चीज एक्चुअली हम काउंसलर नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें पेशेंट को समझाने पड़ जाता है कि क्यों बिल्कुल दवाई ना खाना भी खतरनाक हो सकता है। मैं आई होप मतलब मैं समझा पा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि वो जो 10 यूनिट प्रेशर एक्स्ट्रा जो आपके बॉडी पे सारे डेलिकेट ऑर्गन पे पड़ रहा है, जैसे हो गया लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब पे जो एक्सेस प्रेशर पड़ रहा है, वो अभी तो एक ही चीज खराब हो रही थी, ये ब्लड प्रेशर जो है ये सिम्टम है ना, सिम्टम हो रहा है ना ये। तो इसकी वजह से आपके ऑर्गन अगर एक से ज्यादा खराब हो गए तो वो तो मल्टी ऑर्गन फेलियर होके आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेना होता है और एज के अकॉर्डिंग अपना चेक करते रहना है। और इस एक बार बढ़ावा आ गया तो इसका मतलब बढ़ावा नहीं है, अगर आपको सच में चेक करना है तो उसको 7 डेज का मॉनिटरिंग जो उसका पॉलिसी है कि सेम मॉर्निंग इवनिंग सेम टाइम पे चेक किया, मॉर्निंग 6 o'clock इवनिंग 6 o'clock, ऐसे चार्ट बनाइए, चार्ट बना के ऑब्जर्वेशन चार्ट, उसके बाद डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद ही आपको अपना मेडिसिन शुरू करना होता है। ओके, थैंक यू सो मच।